नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? ये यक्ष प्रश्न आज की तारीख में खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के मन में। ये प्रश्न संघ के सभी स्वयंसेवकों के मन में। भाजपा की कमान किसके पास? एक बार नहीं, बार बार मोदी शाह और भागवत के बीच तकरार की खबरें आती रही हैं और ये तकरार है भारतीय जनता पार्टी किसकी मुट्ठी में? भारतीय जनता पार्टी किसके प्रभाव में? भारतीय जनता पार्टी को कौन चलाए? 240 पर जब भाजपा रुकी तो भाजपा को करीब से जानने समझने वाले तमाम राजनीतिक पंडित और भाजपा के भीतर तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो मोदी और शाह को या उनके जो है मनमानी प्रवृत्ति को झेलने में असहज थे, वो सब ये मानने लगे कि अब संघ का प्रभाव भाजपा पर दोबारा स्थापित हो जाएगा। संघ अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा ले। जेपी नड्डा इस कदर गुजरात लॉबी के लिए समर्पित राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले थे, जिन्होंने पहली बार जनसंघ से लेके भाजपा तक इस पूरे सफर में संघ को साइडलाइन करने के लिए खुला बयान दे दिया। नड्डा ने यहां तक कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। संघ के लिए इससे बड़ा सदमा और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने एक राजनीतिक विंग के रूप में स्थापना करके और वटवृक्ष बना दिया और संघ को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नकार दिया। लेकिन 240 के बाद भी वो जेपी नड्डा कायम रहे, जिनका कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा था और 2023 में ही उनको एक्सटेंशन दिया गया था लोकसभा चुनाव तक के। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही नए अध्यक्ष की चर्चा शुरू हुई। कहा गया हरियाणा चुनाव के बाद नया अध्यक्ष चुनेंगे। हरियाणा का चुनाव संपन्न हो गया। फिर कहा गया महाराष्ट्र के चुनाव के बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को मिल जाए। महाराष्ट्र का चुनाव हो गया। फिर कहा गया कि अब दिल्ली का चुनाव, क्योंकि वक्त कम है, दिल्ली का चुनाव होते ही भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। दिल्ली का चुनाव खत्म। फिर दिल्ली के चुनाव के बाद शुरू हुआ बस होली के बाद। पहले तो मकर संक्रांति की बात हुई, फिर होली की बात हुई, मकर संक्रांति गई, होली गई और आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर की एंट्री हो गई। ऑपरेशन सिंदूर होते ही संघ को लगा कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो प्रेशर बिल्ट हुआ था कि अप्रैल में होगा, अप्रैल में नहीं हुआ तो मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, वो पहलगाम के बाद सारा का सारा अनुमान धरा का धरा रह गया। और फिर से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली की विजय के बाद मोदी और शाह अपनी मनमानी करते हुए नजर आने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होल्ड पे चला। अब दोबारा चर्चा, ये बैकग्राउंडर बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने फटाफट इसको कंप्लीट किया। रिपीटेशन नहीं इसमें करने की कोई कोशिश की। इसके तुरंत बाद जब सीज फायर हो गया, सीज फायर के बाद मोदी जी का विजय रथ निकला, ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जाने लगा। फिर चर्चा शुरू हुई कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कब? ठीक है, खून में सिंदूर सिंदूर उबाल मार रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कब? पार्टी कैसे चलेगी? मोदी और शाह इससे बेपरवाह। अब चर्चा फिर शुरू हुई है पिछले 48 घंटों में कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जून के दूसरे सप्ताह से, यानी अब से करीब 9-10 दिन बाद, 8-9 दिन बाद से, जून के दूसरे सप्ताह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
अब उसको आप चयन कहें या निर्वाचन कहें, बहुत कन्फ्यूजन। इस प्रक्रिया में जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा शुरू हुई, तब से कई नाम आए। लेकिन जो नाम अब आया है, वो नाम सबसे चौंकाने वाला है और उस नाम की चर्चा सुनकर अगर सबसे पहले किसी की नींद उड़ेगी, तो वो योगी आदित्यनाथ की। ये नाम सबसे चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि अब तक जितनी भी चर्चाएँ हुई, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चाएँ हुई, तमाम सियासी विश्लेषकों ने चर्चा की, संघ को बड़े करीब से समझने वाले पत्रकारों ने जो बताया और भाजपा को करीब से जानने वाले जो पत्रकारों ने अनुमान लगाया। और इन सब के बीच मोदी और शाह को समझने का दावा करने वालों ने जो नाम बताया, सारे नामों से अलग ये नया नाम है। नाम कौन-कौन से आए थे? सबसे पहले नाम आया शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का नाम कहा गया कि संघ अब शिवराज को नहीं चाहता, वो शिवराज जो कभी संघ की पसंद हुआ करते थे, अब संघ शिवराज को नहीं चाहता क्योंकि भोपाल से दिल्ली का सफर तय करते-करते शिवराज की कमर झुक गई है मोदी और शाह के सामने। संघ को कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो मोदी और संघ का सेवक या अनुयायी बन के पार्टी न चलाए, पार्टी संघ के दिशा निर्देशों को ध्यान में रख करके चलाए। शिवराज सिंह का नाम हट गया। उसके बाद प्रहलाद पटेल का नाम, एक नाम आया जिसकी कम चर्चा हुई, प्रहलाद पटेल का नाम था। नाम गायब हो गया, आया राम गया राम। 2 नाम बड़ी मजबूती से स्थापित होने लगे, वसुंधरा राजे सिंधिया और संजय जोशी। वो संजय जोशी जो मोदी जोशी, कभी 2 नाम की जुगलबंदी बड़ी चर्चा हुआ करती थी, वही संजय जोशी जिनकी सीडी ने उनके राजनैतिक करियर पर विराम सा लगा दिया, वही सीडी जिस सीडी के पीछे साहेब के दिमाग को माना गया, वो संजय जोशी फिर से भाजपा के एक दौर में गोविंदाचार्य के बाद सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते थे संजय जोशी। संजय जोशी दोबारा भाजपा में स्थापित होंगे, भाजपा संजय जोशी चलाएँगे, ऐसी चर्चाएँ होने। कहा गया नागपुर से भी जो छन के खबर आई, ये खबर दाएँ-बाएँ नागपुर से जो छन के खबर आई, उसमें भी कहा गया कि वसुंधरा और संजय जोशी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। वसुंधरा के नाम पर नरेंद्र मोदी तैयार हैं, शाह नहीं तैयार हैं। संजय जोशी के नाम पर शाह तैयार हैं, मोदी नहीं तैयार। लेकिन कहा गया, ये फिर मैं नागपुर के हवाले से बता रहा हूँ, जो वहां से छन के खबरें आई, कहा गया कि संघ अड़ा है कि इन दोनों में से ही आपको एक नाम पर हामी भरनी। लेकिन वक्त गया, बात गई, बात चली गई, वो गुजर गई बात। कैसे गुजर गई? क्योंकि फिर वही कहा कि टालते-टालते मोदी और शाह को फिर से अपनी ताकत दिखानी थी। उन्होंने टाला, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता और फिर तो ऑपरेशन सिंदूर का विजय। इस विजय गाथा में सब दब के रह गए। 2 नाम चर्चाओं में बड़ी प्रमुखता से बचे, वो नाम थे धर्मेंद्र प्रधान, संबलपुर उड़ीसा से सांसद हैं, मंत्री हैं शिक्षा। तो धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, ये 2 नाम बचे। कहा गया ओबीसी धर्मेंद्र प्रधान भी और भूपेंद्र यादव भी। तो ओबीसी से राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, युवा भी थोड़ा होगा या दिखेगा। तो ये 2 नाम सबसे प्रोमिनेंट हैं, सबसे मजबूत नाम हैं, जो टिके हैं। अब उसमें कई बार बताया गया कि रेस में दोनों बराबरी चल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान थोड़ा आगे चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान चुनावी रणनीति के मास्टर माने जाते हैं। संघ से भी जो रिश्ते हैं धर्मेंद्र प्रधान के, वो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन बीजेपी में छिपा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान अब किसकी लॉबी में है या किसके लिए ज़्यादा निष्ठावान। सबको भाजपा में पता है धर्मेंद्र प्रधान की निष्ठा अब पार्टी में अमित शाह के प्रति है।
भूपेंद्र यादव का नाम आया, भूपेंद्र यादव वन पर्यावरण मंत्री, राजस्थान से सांसद। भूपेंद्र यादव का नाम भी बड़े जोर-शोर से अभी भी है। लेकिन जिस नाम पे मैं था, सॉरी क्षमा कीजिएगा कि 9-10 मिनट बीता, क्योंकि ये इसके बगैर सिर्फ नाम पर आ जाते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अब जो नया नाम है, जिस नाम को लेकर के मैंने कहा सबसे चौंकाने वाला, वो नाम है मोदी जी की पहली सरकार में मंत्री रहे मनोज सिन्हा, जो अब जम्मू कश्मीर के एएलजी हैं। मनोज सिन्हा का नाम सबसे चौंकाने वाला इसलिए भी है कि मनोज सिन्हा की तो राजनैतिक पारी गाजीपुर से 2019 में चुनाव हारने के बाद ही खत्म मानी जा रही थी। वो तो अमित शाह से उनकी करीबी ने उनको फिर से जीवन दान दिया और फिर उन्हें जम्मू कश्मीर सौंप दिया। मनोज सिन्हा बीच-बीच में चर्चाओं में आते रहे, क्योंकि मनोज सिन्हा का प्रबंधन, कई मामलों में प्रबंधन बड़ा जोरदार माना जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ आरोप भी लगे मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के पास पूरी जो संयुक्त कमांड है जम्मू कश्मीर में, वो भी उन्हीं के पास है। पहलगाम में जो आतंकियों ने नरसंहार किया, उसमें भी मनोज सिन्हा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए। 2 ही लोगों पर सवाल थे अगर प्राथमिक रूप से कि जिम्मेदार, पहलगाम का जिम्मेदार कौन? तो 2 ही पर सवाल थे, एक मनोज सिन्हा और दूसरा नाम अमित शाह। यहाँ तक चर्चा हुई कि अगर दबाव बढ़ता है और किसी की बलि लेनी पड़ती है, मजबूरी हो जाता है ये कि किसी की बलि तो लेनी पड़ेगी, तो वो नाम मनोज सिन्हा का। लेकिन जैसा कि भाजपा में राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो जब जिद ही है, ये रिजिडनेस, अहंकार इतने ऊपरी स्तर तक है, तो मनोज सिन्हा को ही बचना था। अब मनोज सिन्हा के बारे में समझने के लिए जाना होगा 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वो नतीजे आए, उन चुनाव में मनोज सिन्हा की सक्रियता बहुत ज्यादा थी। मनोज सिन्हा को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी चुनाव प्रचार में। चुनाव के नतीजे आए, तो हमेशा भाजपा का जो ये मोदी शाह वाली लीडरशिप भाजपा की है, ये चौंकाने वाले फैसलों के लिए हमेशा से जानी जाती है। चौंकाने वाले फैसले, पर्ची से वो नाम जो खुद नहीं यकीन कर पाता कि वो मंत्रिमंडल में कोई मंत्री भी बनेगा या नहीं बनेगा, वो मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ जाता है। तो मनोज सिन्हा तो पुराने थे, संघ के निष्ठावान थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने पूरा जीवन दिया था। मोदी 1 में, मोदी की पहली सरकार में मंत्री थे। एकाएक मनोज सिन्हा के नाम पर मुहर लगने की खबर आती है, और इस खबर में दम कितना था ये समझने के लिए आप मनोज सिन्हा की एक्टिविटी पर निगाह रखिए। मनोज सिन्हा बनारस जाते हैं, काशी विश्वनाथ के बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, बाकायदे चार्टर्ड होता है, और आशीर्वाद लेने के बाद ये खबर आती है कि वहां से जो है बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेकर के लखनऊ आएंगे। ऑफिशियली जो है उनका नाम अनाउंस हो जाएगा और फिर शपथ ग्रहण। माना गया कि उनको भेजा गया है यहाँ से, तय हो चुका था, और बिना भेजे गए खुद मनोज सिन्हा इतने प्रोएक्टिव होकर के नहीं जाएंगे कि हाँ चलो दर्शन करें, चार्टर्ड है, लखनऊ जाएंगे और ओथ लेंगे। इसी बीच एकाएक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है, और ये कहानी तो बहुत लोग जानते हैं कि एकाएक बुलाया जाता है और कहता है जाओ, कहा जाता है जाओ लखनऊ जाओ, शपथ ग्रहण होने होगी, मुख्यमंत्री बनो। इस बीच में संघ, भाजपा, मोदी, शाह, ये रणनीति बहुत लोग कहते हैं संघ ने बनवाया। संघ तो 14 के बाद कुछ नहीं बनवा पाया। अगर कायदे से कहा जाए, संघ की इज्जत बचाने के लिए भले कह लें हम कि नहीं नहीं संघ ने कुछ तो दबाव डाला, कुछ नहीं बनवा पाया ऐसा। संघ सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आग मिल गई भाजपा को सत्ता, उस सत्ता का जो भी जायज नाजायज फायदा लेना था संघ ने सिर्फ वही लिया है। संघ का दफ्तर 7 स्टार हो गया है। संघ बाकी कुछ नहीं बनवा पाया।
संपत्तियां बना लें, बिल्डिंग्स बना लें, दफ्तर बना लें, यही बनाया, मौज किया सत्ता के, जो सत्ता का रसूख होता है उसको लेकर। मनोज सिन्हा की छुट्टी हो जाती है, 2019 का लोकसभा चुनाव होता है और वो मनोज सिन्हा जो 14 से 19 की सरकार में कुछ ही मंत्री, मोदी जी की सरकार में कुछ ही मंत्रियों का चेहरा चमकता है। मीडिया भी उनको पोस्टर बॉय के रूप में लेती है। मनोज सिन्हा वैसे थे, 17 के नतीजों के बाद यूपी में मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, शपथ की तैयारी कर ली थी। 19 में अपने क्षेत्र से जो तमाम सारे लोग गाजीपुर गए चुनाव प्रचार कवर करने के लिए, सबने कहा अगर अपने क्षेत्र में काम करने वाली 14 से 19 के फेज में अगर जिन सांसदों ने या मंत्रियों ने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है, उसमें एक नाम और शायद सबसे ऊपर जो नाम आएँगे, उनमें से एक नाम होगा मनोज सिन्हा। लेकिन मनोज सिन्हा गाजीपुर में चुनाव बुरी तरह हार जाते हैं। इस चुनाव हारने के बाद ही कहा जाता है कि ये चुनाव मनोज सिन्हा हारे नहीं हैं, मनोज सिन्हा को हरवाया गया और हरवाने वाले वो लोग हैं, जो आशंकित हैं कि काँटा कभी आगे चुभ सकता है, तो जो काँटा आगे कभी चुभ सकता है, पीछे चुभने वाला था, उस काँटे को निकाल दिया। यही थियरी जब सिराथू से केशव मौर्य 22 में हारते हैं, तो दोबारा चर्चा में आती है। सेम थियरी कि सिराथू में भी केशव मौर्य को हरवाया गया क्योंकि जो काँटा बार-बार चुभने की कोशिश कर रहा था, उस काँटे अस्थायी इलाज कर दिया गया। 19 का चुनाव हारने के बाद मनोज सिन्हा बिल्कुल पर्दे के पीछे जाते हुए नजर आए, सियासी पारी खत्म। कोई ऐसा मनोज सिन्हा के साथ एक्स फैक्टर जुड़ा नहीं था कि बहुत लाइमलाइट में रहने वाले या ग्लैमर से भरे हुए राजनेता हों। लेकिन अमित शाह ने उन्हें फिर जिंदा किया। अमित शाह ऐसे लोगों को लाते रहे। शुक्ला को ले आए गोरखपुर से, हिमाचल का राज्यपाल बना दिया शिव प्रताप शुक्ला को, जो जिनकी राजनीति खत्म हो गई थी। उनके घर वाले भी भूलने लगे थे कि वो राजनेता रहे। उनको राज्यसभा में बिठा दिया, फिर वित्त मंत्रालय में बिठा दिया और फिर राज्यपाल बना दिया। तो मनोज सिन्हा को लेकर के आया अमित शाह और जम्मू कश्मीर में बिठा दिया, सौंप दिया जम्मू कश्मीर। अब खबर ये है कि बहुत खुश मनोज सिन्हा भी जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थी। तो सारा का सारा कैमरा, लाइट, एक्शन, ग्लैमर सब चकाचौंध मनोज सिन्हा के इर्द-गिर्द थी। लेकिन एक निर्वाचित सरकार आने के बाद वो ग्लैमर फीका-सा पड़ गया। अब मजा नहीं आ रहा है, कुल मिला के कहें तो मजा नहीं आ रहा है। मनोज सिन्हा की पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है। मनोज सिन्हा गंभीर आदमी है। मनोज सिन्हा को भाजपा के भीतर टास्क मास्टर कहा जाता है कि जो भी टास्क दे दिया गया, पूरी शिद्दत से लग जाते हैं उस टास्क को अचीव करने। तो अब नाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे नया नाम, चौंकाने वाला नाम, एकदम सबसे फ्रंट पर आकर के खड़ा हो गया है, वो नाम है मनोज सिन्हा। कि मनोज सिन्हा को मोदी शाह सौंप सकते हैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। अब संघ इस नाम पर, इस फैसले पर कितना सहज होगा? हालांकि आज के हालात में अगर ईमानदारी से मेरा निजी विश्लेषण हो, तो संघ रोकने की स्थिति में नहीं है मोदी साहब। उनके फैसलों में हामी भर के साथ चलने के लिए, साथ चलने में हो सकता है वो अपनी भलाई देखे। मोदी और शाह के फैसलों में अड़ंगा डालने की स्थिति में शायद संघ नहीं है। तो मनोज सिन्हा का नाम, जो नया नाम आया है, इस नए नाम से मैंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा घबराहट होगी तो योगी आदित्यनाथ को होगी, क्योंकि जो पीड़ित होता है ना, वही भीतर, उसके मन के भीतर कितना उथल-पुथल होता है, कितना असमंजस होता है, वही समझ सकता है। मनोज सिन्हा 2019 में चुनाव हारने के बाद किस पीड़ा में थे, उनका अंतर्मन किन हालातों से गुजर रहा था, जो उनको हराने की चर्चा हुई। क्या ऐसा तो है नहीं कि उन्हें खबर नहीं थी? उन्हें सबसे ज़्यादा खबर होगी कि उनके साथ खेल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग खिलाड़ी थे।
क्या मनोज सिन्हा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो सारा हिसाब किताब चुकता होगा। वैसे भी एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में लगातार चलती रही है, आज से नहीं 2021 से चलती रही है कि शाह और योगी इनके रिश्ते बहुत सहज नहीं हैं। कई बार कुछ रिश्ते मजबूरी में चलते हैं, तो ये मजबूरी वाले रिश्ते हैं, ये सहज रिश्ते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी और खास लोगों से भी जो खबरें आती हैं, योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के इन दोनों नेताओं की अगुवाई को बहुत ज़्यादा हज़म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षाएँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं। खासकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले तो कुछ रही हो, ना रही हो, लेकिन उसके बाद से उनकी महत्वाकांक्षाओं को पर लग गए हैं। वो बार-बार पर फड़फड़ाते हैं दिल्ली की ओर, लेकिन दिल्ली का रडार पकड़ लेता है मूवमेंट को उनके। वो बादलों में भी अगर छिपना चाहें और छिप के उड़ना चाहें तो नहीं उड़ने देता दिल्ली का रडार। तो इन परिस्थितियों में अगर मनोज सिन्हा आते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। बड़ा परिवर्तन, छोटा-मोटा नहीं, बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। फिर योगी आदित्यनाथ के लिए रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, या हो सकता है रास्ता बंद हो जाए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फेरबदल। एक चर्चा इसी बीच में और भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी युवा चेहरे को लाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी युवा चेहरे को लाया गया, तो यह भी चर्चा है, मनोज सिन्हा की चर्चा वहाँ भी है कि मनोज सिन्हा को, क्योंकि उत्तर प्रदेश खुद में ही एक इतना बड़ा राज्य है जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त करता है। तो उत्तर प्रदेश की होल-सोल ज़िम्मेदारी मनोज सिन्हा के हाथों में सौंप दी जाए। अगर यह भी हुआ, दोनों हालातों में, तो जो मनोज सिन्हा को लेकर के चर्चा है, वो सारी चर्चाएँ योगी आदित्यनाथ के लिए उनकी नींद उड़ाने वाली। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, ये मैं चर्चाओं पर जो अन्य जानकारियाँ थी, जहाँ से सियासी तार जुड़ते हैं, उन सब को मैंने समझने और समझाने की कोशिश की आपको। अगर आपकी भी कोई राय हो, कमेंट हो, टिप्पणी हो, तो आप ज़रूर अपनी राय रखें, ताकि हमें भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन या नया समीकरण समझने में अगर मदद मिलता है, उससे मदद मिलती है, तो हम भी समझें। न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।